गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुषमा सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल। ये बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। वैदिक काल जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जो भारत के अंदर अगली जो सभ्यता डेवलप हुई उसे ऋग्वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहा जाता है। इस सभ्यता के बारे में कई थ्योरीज इससे संबंधित हैं कि आर्य का जन्म कब हुआ या आर्य कहाँ के रहने वाले थे। ये इसके बारे में लगभग 5 थ्योरीज दी जाती हैं, जिनमें से प्रोफेसर मैक्स मुलर का जो सिद्धांत है सप्त सिंधु का सिद्धांत, वो सबसे ज़्यादा इसमें मान्यता उसको दी गई है। ये कहा जाता है कि आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे और आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्षेत्र में था, इसी क्षेत्र में था। उस क्षेत्र में अफ़गानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा आजकल उत्तर प्रदेश के कुछ भाग इसमें शामिल थे। अनेक नदियों का जो वर्णन है वो वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक साहित्य, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य की रचना आर्यों के टाइम पर, आर्यों के समय में हुई थी और वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे मेन या सबसे मुख्य जो आते हैं वो 4 वेद हैं। 4 वेद में पहला आता है ऋग्वेद, सामवेद, अर्थववेद और यजुर्वेद। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के उपनिषद, आरण्यक, पुराण एवं ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, जो वैदिक साहित्य को समझाने के लिए एक सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किए गए। इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित विचारों को इसमें शामिल किया गया है। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन है। इसके अंदर 10 मंडल हैं तथा 2 से लेकर 7 मंडल तक सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इसके अंदर 1028 सूक्त, प्रथम व दसम मंडल जो है उसे बाद में जोड़ा गया था और ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा जाता था। इसके बाद हमारा दूसरा जो वेद आता है वो है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान या मधुर। सामवेद में बताया गया था कि हम किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करें। ऋचाओं के गान से संबंधित ये वेद लिखा गया। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएँ हैं। सामवेद 3 शाखाओं में बांटा गया है। इसके बाद हमारा जो आता है वो है यजुर्वेद। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। यह वेद 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अघर्व्यु कहा गया है। इसके बाद हमारा जो अगला वेद आता है वो है अर्थववेद। अर्थववेद की रचना अर्थव ऋषि के द्वारा की गई थी और अर्थववेद 20 अध्यायों में बांटा गया है। इसमें 731 सूक्त, 6000 के लगभग मंत्र। इसमें रोग निवारण विधियाँ, जादू मंत्र, भूत प्रेत, अंधविश्वासों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला आर्यों की जानकारी से संबंधित जो मुख्य स्रोत है वो है आरण्यक। आरण्यकों में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान को महत्व दिया गया है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं, जैसे ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, माध्यन्तिक आरण्यक, तल्वकार आरण्यक, उपनिषद। इसके बाद जो हमारा अगला मुख्य स्रोत आता है वो है उपनिषद। उपनिषदों में प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। सृष्टि के रचयिता, ईश्वर, जीव आदि पर दार्शनिक विवेचन इन ग्रंथों के अंदर दिया गया है। अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का
विश्व की आत्मा से मिलना है। मुख्य उपनिषद ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और कौशितकीय इसके अंदर मुख्य माने जाते हैं। अगला जो हमारा मुख्य स्रोत आता है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, वैदिक संहिताओं के कर्मकांड को सरल रूप से दिखाने के लिए या समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई और इसका अधिकांश भाग जो है वो गद्यांश रूप में लिखा गया है। प्रत्येक विधि संहिता के लिए अलग से ब्राह्मण ग्रंथ एक लिखा गया। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एवं कौशितकी। यजुर्वेद, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। अब ये हमारे सारे मुख्य स्रोत हैं हमारे पास जानकारी के। इन स्रोतों के आधार पर हमें पता लग जाता है कि वैदिक काल में आर्यों के बारे में जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी है, वो इन चीज़ों से, इन ग्रंथों से मिल जाती है। और ये माना जाता है कि इन ग्रंथों की, स्पेशली वेदों की जो रचना है वो ईश्वर के मार्गदर्शन के द्वारा साधु संतों के द्वारा की गई थी और नदी के किनारे पर बैठकर इन्हें लिखा गया था। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो आर्यों की सभ्यता रही वो पहली ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी हमें स्रोत मिले हैं, उन स्रोतों के आधार पर हमने ये हमारे इतिहासकारों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो आर्यों की सभ्यता रही वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि इसमें जो हमने आर्थिक स्थिति देखने को, हमें हम आगे पढ़ेंगे, हमारा अगला पॉइंट होगा कि जो हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, तो विशेषताओं में जब हम देखते हैं तो जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय वो है पशुपालन। इनका मुख्य व्यवसाय था। इससे पता लगता है कि ये लोग गाँव के रूप में डेवलप हुए, गाँव के रहने वाले थे। और आर्य जो है एक बहुत ही आर्य जो है वो, आर्य का मतलब ही श्रेष्ठ होता है, तो एक बहुत अच्छी जाति रही, बहुत अच्छे लोग थे, हष्टपुष्ट शरीर होता था, देखने में सुंदर होते थे, कलर गोरा होता था, तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ माना गया। ये माना जाता है कि भारत के अंदर एक सभ्य संस्कृति की शुरुआत जो है वो आर्यों के द्वारा की गई थी। अब हमारा जो इससे अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा वैदिक काल की विशेषताएं या ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं। थैंक यू।